बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर इस चरण में बातचीत करेंगे। देश में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर है चंद्रचूड़ सिंह। एक प्रयोगधर्मी विधिवेत्ता के तौर पर उनकी छवि रही है। देश की सर्वोच्च अदालत के प्रमुख हैं। वह एक कार्यक्रम में अभी शामिल हुए। बर्कले सेंटर फॉर कॉम्परेटिव इक्वालिटी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन के 11वें सालाना सम्मेलन में उन्होंने सवाल जवाबों का सामना किया और इस दौरान एक सवाल उनसे जमानत के संदर्भ में किया गया। और जमानत के संदर्भ में जब सवाल हुआ तो देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर चिंता और क्षोभ जताई कि निचली अदालतों के द्वारा दिया जाना चाहिए और उसकी वजह यह है कि निचली अदालतों द्वारा अगर कुछ राहत दी जाती है तो उसे संदेह भरी निगाहों से देखा जाता है। जमानत संबंधी मामलों के संदर्भ में उनका मानना है कि निचली अदालतें आक्षेपों के डर से जमानत देने से बचने की कोशिश करती है। लिहाजा ऐसे मामले जिनका निराकरण निचले स्तर पर हो जाना चाहिए वो उच्च न्यायालय या यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। अब ये तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो गया। मुख्य न्यायाधीश का ये कहना है कि जज की क्षमता है, हमारे न्यायाधीशों में ये क्षमता है कि वे गेहूं और भूसे को अलग कर सके, लेकिन सामाजिक रूप से आक्षेपों का भय उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या निचली अदालतों से जमानत याचिकाएं इसीलिए खारिज हो जाती हैं क्योंकि जज इस बात से डरते हैं कि जायज होते हुए भी अगर मैं जमानत दे दूंगा तो ये ना माना जाए कि मैं किसी भी प्रकार से प्रभावित हो रखा हूं। हमारे साथ इस गंभीर मसले पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जस्टिस सीबी पांडे साहब मौजूद हैं। हमारे साथ में जाने माने अभिभाषक अरुण पटेरिया जी मौजूद हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश राय जी भी मौजूद है। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम अरुण पटेरिया जी से करते हैं। देश में इस बात को लेकर समय समय पर आंकड़े आते रहते हैं कि कितने विचाराधीन कैदी इस समय जेल में बंद हैं। देश में इस बात को लेकर भी चिंताएं रहती है कि जेलों की हालत कितनी खराब है और देश में इस बात को लेकर भी बहस होती रहती है कि इस केस में जमानत क्यों मिल गई, इस केस में जमानत क्यों नहीं मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सिंह जब ये कह रहे हैं कि अदालतें इस संदर्भ में डरती हैं तो डरे नहीं तो क्या करें। अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी ईडी के मामले में। हाई कोर्ट ने कह दिया कि लोअर कोर्ट ने ढंग से विचार ही नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। देश आज तक नहीं समझ पा रहा है पटेरिया साहब कि सही फैसला किसने लिया था। तो थोड़ा सा रोशनी देंगे कि ये जमानत के संदर्भ में उलझन क्या रहती है और देश के मुख्य न्यायाधीश ये कह रहे हैं कि निचली अदालतें राहत देने से डरती हैं। आपकी टिप्पणी क्या कहता है, आपका अनुभव? वेल, इट्स रियली सेंसिटिव मैटर। एक अच्छा गंभीर विषय है और माननीय न्यायमूर्ति मुख्य न्यायमूर्ति ने जिन्होंने कहा है वो एक हद तक सही है जी। पर साथ में बात ये भी है कि नीचे की अदालतें जो काम करती हैं मेरे ख्याल से वो सही है। क्योंकि सवाल ये कि हम केवल कोई बात करते हैं, कोई चर्चा करते हैं, हम इस बात पर जाते हैं कि जमानत लीगल होना चाहिए कि नहीं। जमानत का बेसिक लॉ, बेल का बेसिक लॉ तो यह है कि जेल, इट शुड नॉट बी जेल, इट शुड बी ऑर्डिनरी बेल। यानी सामान्य रूप से हर प्रकरण में जमानत मिले और अपवाद के स्वरूप, एक्सेप्शन के स्वरूप ही वो रिजेक्ट हुआ आदमी को जेल भेजा जाए। साथ में फिर एक बंदिश भी लग जाती है कि हीनियसनेस, केस की गंभीरता और फिर एंटीसीडेंट्स व्यक्ति के। पर सीधी बात यह कि समाज में अगर अपराध बढ़ रहे हैं और आंख मीच के अगर जल्दी और ज्यादा जमानतें दी गई तो निश्चित रूप से समाज में अपराध बढ़ेगा। मैं डिफेंस काउंसिल हूँ, मेरा काम हरदम रहता है अक्सर जमात कराना है। बात कब ऐसे मौके आते हैं जब कंपनी की तरफ से मैं जमात का विरोध करूँ। पर सही बात तो है कि जब जमात समाज में ही अपराध बहुत बढ़ रहे हैं तो वैसी दशा में जज को विचार करना पड़ता है। मैं समझ सकता कि जज एक पावरफुल और निरीह प्राणी है, उनकी कलम में ताकत है, वो बोल नहीं सकते, उनके पीछे बहुत बंदिशें हैं। और सही बात तो यह कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, उनके ऊपर हाई कोर्ट की बंदिश, जल्दी जमात देंगे तो फिर हाई कोर्ट उन पर बंदिश प्रैक्टिकली लगाती है। ये बात किताबों में लिखी, अखबारों में छपती और प्रैक्टिकली ये बात होती है। अगर फिर से ये बात फिर उत्पन्न होती है कि अगर
गंभीर केसेस है तो उनमें जमानतें या तो ना हो और हो तो फिर बंदिशों के साथ हो। दो अलग अलग चीजें पड़ेगा साहब। जमानत देने योग्य है, जज ये महसूस करता है, पर वो जमानत इसलिए नहीं देता है कि लोग ये ना समझें कि इसमें कुछ लेन देन हो गया है, किसी की सिफारिश आ गई है, किसी का दबाव रहा है। ये बिल्कुल अलग चीज है। आप तो रोज सैकड़ों केसेस के संदर्भ में कोर्ट में अपीयर होते हैं, क्या महसूस करते हैं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया हुआ है, अन्य माध्यमों में जो आलोचना समालोचना का दौर है, जज उसके दबाव में आ गए, न्याय करने के स्थान पर स्वयं की छवि को लेकर ज्यादा चिंतित रहते, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? कि जज भी एक हमारे आप जैसे प्राणी है, सामान्य लोग हैं, और उन्हें भी अपनी छवि की चिंता रहती है। और ये एक समाज, अपना समाज आजकल जो चलन ऐसा हो गया है कि यदि कोई जेल लिबरल है तो निश्चित रूप से कुछ लोग उसका गलत लाभ भी उठाते हैं और निश्चित रूप से बदनामी भी होती है। सामान्य रूप से जो माननीय न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति जी ने कहा कि अभी आपने जो टिप्पणी दी कि जजेस थोड़े से हिचकते हैं, भयभीत होते हैं, तो ये बात सही है। परंतु सवाल है कि अगर समाज को अच्छे चलना है तो गंभीर मुकदमों में जमानतें जल्दी नहीं होंगे। अच्छा, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और कहना चाहता आपसे जी। केवल कोर्ट में जमानत हो गई ये पर्याप्त नहीं है। उसकी ये देखना पड़ेगा कि जमानत तक छूटने के बाद अगर कोई हार्डन क्रिमिनल है, उसने गंभीर अपराध किया, कोर्ट ने एक लिबरल एटीट्यूड अपनाते हुए उसको अगर जमानत जल्दी दे दी तो वैसी दशा में कंप्लेंट पे चढ़ दौड़ेगा। कंप्लेंट की हिफाजत पुलिस नहीं कर पाती, पुलिस के पास इतना बल नहीं है कि वो कंप्लेंट की हिफाजत कर सके। आप कल्पना कीजिए कि एक महिला ने रिपोर्ट की कि मेरे साथ बलात्कार हुआ और उसके 10 दिन में उसकी जमानत हो गई, वो हार्डन क्रिमिनल है, महिला के साथ फिर चला गया और जज को ये लगा भाई केस में जवाब दे सकते हैं तो जनरल जज ने जवाब दी। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है उसमें कंप्लेंट का क्या होगा, हम क्या कल्पना करते हैं कि वो कोर्ट में आकर अपना निर्भीक रूप से बयान दे पाएगी। एक प्रैक्टिकली देखा गया जो नॉर्मली व्यवहारिक पहलू पर सवाल उठा रहे हैं अरुण पटेरिया जी, क्या राजेश राय जी इससे इत्तेफाक रखते हैं? जज मेरिट के आधार पर जमानतों का निपटारा कर रहे हैं, ये मुख्य न्यायाधीश जो महसूस कर रहे हैं कि मेरिट कम है, सामाजिक छवि न्याय करने पर ज्यादा हावी हो रही है। बिल्कुल अलग चीज है। तो आपका रोग क्या बोलता है? सब अपनी छवि की चिंता में है, न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सेकेंडरी हो गया, मेरी छवि कैसी बन रही है महत्वपूर्ण हो गया। छवि के अलावा भी देखिए, छवि तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सर्टेन एक्सटेंट छवि की प्ले करते हैं। सेफ प्ले में ये है कि अगर कभी आपने डिसीजन दे दिया तो आगे क्या होगा, आगे जो अगेंस्ट जाएगा तो उस वजह से नहीं करते, जो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल गलत है जी। मैं टोटली वकील साहब से डिफर करता हूँ जी, पटेरिया साहब से जी। एक रूल जेल इज एक्सेप्शन, बेल जो है मिलनी चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस और पूरा प्री पॉन्डरेंस पूरा देखना चाहिए जज को कि मैं बेल क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं जी। तो उसका वैसा वर्षा होता है, पहले तो ये देखते हैं कि भाई मैं किस तरीके से इसको जो है कि बेल डिनाई कर सकता हूं। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो पटेरिया साहब ने कहा हीनियस क्राइम्स में टू अ सर्टेन एक्सटेंट ठीक है, बट ये जनरल प्रैक्टिस बन गई और टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इसमें दी है जी। यहां तक कि क्लियर हो गया, पहले क्या था कि 3 इयर्स से ऊपर का जो भी ऑफेंस है नॉन बेलेबल है उसमें सीधा जो है कि अरेस्ट कर लेते थे और फिर आप कोर्ट में जाइए, और कोर्ट में बेल नहीं मिलती थी। फिर डायरेक्शन हुई कि 7 साल तक भी अगर कोई जो है कि सजा है उसमें आपको बेल मिलेगी, ये क्लियर कर दिया गया और वो डायरेक्शन हुई। फिर ये हुआ कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। देखिए जेल में जाना जो जनरल पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग ये है कि द मोमेंट आप जेल में गए और बेल मिल रही, जबकि वो जो कानूनी रूप से वो जुडिशियल कस्टडी है और उस टाइम इन्वेस्टिगेशन में कुछ रीजंस की वजह से उनको बेल नहीं दी है। बट इतना लंबा और इन्वेस्टिगेशन चलता है और उस टाइम तक उनको जेल में रखें, ये जो है अपने आप में जो इनजस्टिस है। तो मेरा ये मानना है कि जजेस को और लोएस्ट कोर्ट में ही ये फैसला कर देना चाहिए, लेट दी हायर कोर्ट डिसाइड कि भाई इसको देना है कि नहीं देना है, बट
उनका नॉर्मल टेंडेंसी ये होनी चाहिए बेल दें। तो कुल मिलाकर राय साहब इस बात की हिमायत करते हैं कि बेल दिया जाना चाहिए और बेल के संदर्भ में उदारवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। पर मेरे साथ में जस्टिस सीवी पांडे साहब है। पांडे साहब, मेरा सवाल थोड़ा अलग है। एक केस लोअर कोर्ट में फाइल हुई, जमानत याचिका रिजेक्ट कर दी गई। यह प्रकरण गंभीर प्रकृति का है, इसमें जमानत दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा। वही केस हाईकोर्ट में पहुंचा, हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। तो जितना बुरा इस बात को माना जाता है कि किसी केस में जमानत दे दी और कोर्ट इस बात पे नाराज हो गया, हाईकोर्ट, कि आपने इसमें जमानत कैसे दे दी, हाईकोर्ट वैसे ही नाराज इस बात पर क्यों नहीं होता है कि आपने जमानत क्यों नहीं दी? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ऐसा है कि एक तो जमानत का जो अधिकार है वो डिस्क्रिशनरी पावर है जी, चाहे निचली अदालत का हो चाहे हाई कोर्ट का। सेशन जज को जो पावर है वो भी डिस्क्रिशनरी पावर है और हाई कोर्ट को भी जज की जो पावर है वो भी डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये जज के ऐसा कोई रूल नहीं है कि जज किस मामले में जमानत देगा किसमें नहीं देगा, उनका डिस्क्रिशन है जी। और इसीलिए चीफ जस्टिस ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण किया है जी, कि जजेस जो है कॉमन सेंस को अप्लाई करें। कॉमन सेंस का मतलब है कि जब भी जुडिशियल डिस्क्रिशन आप एक्सरसाइज करते हैं, जहां की आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपने विवेक से आपको निर्णय लेना है, तो उसमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। और कॉमन सेंस के लिए बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती है कि अपराध की प्रकृति क्या है, उसका प्रभाव क्या समाज में पड़ेगा, उस अभियुक्त के परिवार पर, और चाहे उस अभियुक्त की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये सारी चीजें मिला जुला के आपको अपना एक डिस्कशन बताइए। लेकिन जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं उसका ये मतलब है केवल ये अपनी छवि के लिए नहीं है लोग चिंतित है। जैसे ये जान लीजिए, कम से कम लोअर कोर्ट का जज छवि के लिए नहीं चिंतित। लोअर कोर्ट का जज डरता है हाई कोर्ट जजेस से, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने जमानत दे दिया तो कोई जो अपोजिट पार्टी है वो तुरंत एक दरखास्त लगाएगा हाई कोर्ट के जज के यहाँ, चीफ जस्टिस के यहाँ, कि साहब इसमें इन्होंने कुछ घोटाला किया, पैसे लिया, कुछ भी उसको प्रोवाइड करने के लिए। और उस दरखास्त पर इमीडिएटली बिना सोचे समझे, बिना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए, चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं हर जिले के, तुरंत उस पर उसका जांच शुरू कर देते हैं। और जांच शुरू करने के बाद उसको के खिलाफ कोई ना कोई टिप्पणी कर देते हैं। अब वो एक जुडिशियल डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर रहा है। बताइए, जुडिशियल डिस्क्रिशन के मैटर में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इंक्वायरी करने का क्या हक है हाई कोर्ट जजेस को? लेकिन वो शुरू कर देते हैं सारे जजेस। इसीलिए लोअर कोर्ट डरते हैं कि हमारे खिलाफ अगर जुडिशियल इंक्वायरी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव शुरू हो गई भ्रष्टाचार पर, मोशन प्रॉपर जगह पर नहीं होगा, और इसीलिए वो सोचता है कि इस पचड़े में मत पड़ो, हमें खारिज कर दो, तो शिकायत कोई करे। इसकी कोई शिकायत नहीं होती है कि हमारा एप्लीकेशन खारिज कर दिया, जो आप सवाल पूछ रहे हैं। इसकी भी शिकायत होनी चाहिए कि हमारा एप्लीकेशन जैसा आपने खारिज क्यों किया, जबकि बेल होने के लायक है। लेकिन इस पर कोई शिकायत नहीं होती है। हाँ, बेल दे दिया, इस पर शिकायत होती है और उस पर जांच हो जाती है। तो सारा का इसीलिए बार बार कितना भी चीफ जस्टिस कहे, इनके कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक कि हाई कोर्ट जजेस में यह प्रवृत्ति नहीं जागृत होगी कि हम किसी भी बेल के मैटर में, क्योंकि ये जुडिशियल मैटर। तो क्या पांडे साहब, आपकी बातचीत से समझो कि जो लोअर कोर्ट है उनके न्यायाधीशों को संरक्षण चाहिए जमानत के फैसलों के संदर्भ में, कि ये फैसले किसी पुनर्समीक्षा का आधार नहीं बनेंगे, प्रशासनिक आधार पर, उनका वैल्यूएशन इसके आधार पर नहीं होगा। क्या आप ऐसी कोई जरूरत महसूस करते हैं? ये नहीं होना चाहिए। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उनकी जांच ना हो बेल के मैटर में, तो देखिए कल से सब हिम्मत करेंगे और फिर अपना विवेक से जजेस काबिल है। ऐसा नहीं है कि लोअर कोर्ट के जजेस होशियार हैं, समझते हैं, ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। हाईकोर्ट जज साहब को उतनी ग्राउंड रियलिटी नहीं पता रहती है। वहां भीड़ भाड़ ये वो सारी परिस्थितियों से भिग रहते हैं। वहां के वकील भी बहुत सारी बातें जो ग्राउंड के बताते रहते हैं, लेकिन उनको वो अपना विवेक अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेंगे, लोगों को बिल दे देंगे। तो पांडे साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। बोले छवि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बचा हुआ कैरियर कहीं दागदार ना हो जाए, जांचों से कहीं ना गुजरना पड़ जाए, इसलिए इससे पिंड छुड़ाते हैं। मेरे साथ अरुण पटेरिया जी हैं, तकरीबन 5 दशक से ज्यादा का उनका तजुर्बा है। क्या कहते हैं पटेरिया साहब? पांडे साहब की बात से सहमत हैं कि सब अपनी खाल बचाने में लगे हैं, तो आपकी खाल को कैसे बचाएं? दिक्कत इस बात की है। और उनके पांडे साहब के विचार सुने,
और बहुत अच्छे विचार थे, बल्कि विशेषकर पांडे साहब ने जो कहा, हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। इंडिया ने कही है कि लोअर जुडिशरी कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए। मैं प्रैक्टिकली ज्यादा हाईकोर्ट अपील होता जी। आज हालत तो ये है कि कभी ऐसा लगता है कि सेशन जज ज्यादा हिम्मत कर जाते हैं और हाईकोर्ट जज अपील नहीं करते आते हैं। अब कॉमन सेंस कहाँ अप्लाई होना चाहिए? आज बिफोर द हाई कोर्ट और बिफोर द सेशन कोर्ट की चर्चा नहीं कर रहे जी। तो सवाल ये है जो पानी सामने का वो बिल्कुल बात सही है, जब तक जज नहीं हटाएंगे तब तक नीचे के जजेस भय मुक्त नहीं होंगे। एक बात प्रैक्टिकल में कहना चाह रहा हूँ, तो ये भय हटना नहीं चाहिए। कभी उस दुष्परिणामों की तरफ देखिए कि अगर आपने लोअर जुडिशियल को एकदम स्वतंत्र कर दिया, अब विश्वास जानिए कि अराजकता फैल जाएगी। कंट्रोल कहीं चाहिए, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था, ये संस्था जुडिशरी नाकारा हो जाएगी। हर केस में आंख नीच की अगर जमात होगी, मैं इस बात में कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तो जरूरी है, तो जिस व्यक्ति को आप छोड़ रहे हैं वो स्वतंत्र होकर कितने लोगों के अत्याचार करेगा ये देखना भी जरूरी है। मेरे मित्र राय साहब ने कहा कि होना चाहिए एक अनिश कुमार का लॉ आया सुप्रीम कोर्ट का जिसकी सजा है उसको गिरफ्तार न करे, उसका दुष्परिणाम पता है क्या होता है? करोड़ों के घोटाले हैं, 420 का केस लगा, पुलिस मुलजिम से मिल गई, उसको गिरफ्तार नहीं किया, संपत्ति जब्त नहीं की, उसको नोटिस देकर छोड़ दिया, कंप्लेंट को कभी न्याय नहीं मिला। हम केवल इस बात की चर्चा करते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसका भला कैसे, हम कभी इस बात की तरफ है उसका भला कैसे हो। मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि आज स्थिति हो गई कि जिस आदमी को जमानत पर छोड़ते हो, क्या है जो आप मतलब शर्तें लगा दो, सबसे पहले वो कंप्लेंट पर चढ़ दौड़ता है, भय का प्रभाव डालता है, पैसे का प्रभाव डालता है, अप्रूव डालता है, तो वो जमानत अगर उसको दिए तो उसका दुरुपयोग बहुत है। समाज से अपराध बढ़ रहे हैं, आप फ्री कर दीजिए जमानतें, निश्चित रूप से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के पटेरे साहब अभी भी इस बात पर कायम है कि जमानतों के मामले में बहुत उदारता, समाज में अराजकता की। उनका एक और पहलू है कि आप अभियुक्त के संदर्भ में तो सद्भावना रखना चाहते हैं, पर जो पीड़ित है उसके संदर्भ में चिंता कौन करेगा? क्या कहते हैं राय साहब इस चिंता के संदर्भ में? मेरा ये कहना है, जुडिशियल कस्टडी एक जो ज्यादातर बेल का इशू आता है, सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है वो इनिशियली आती है जब जुडिशियल कस्टडी में और इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो जी, और इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबा चलता है, और वहां पे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 5-5 साल 7-7 साल जो है, जो एक्यूज्ड है वो जेल में रहता है, उसके बाद एक्विट हो जाता है जी। उसमें क्या कहेंगे आप इन्वेस्टिगेशन एट अर्लीस्ट करिए, उसमें जो है सुधार ले आइए और जितनी जल्दी हो सके उसको कन्विक्ट करके जेल में ही रखिए जी। बट ये देखिए, एफआईआर किसी में भी लॉन्च हो सकता है। एफआईआर के बाद जो है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में अगर प्राइमा फेसी नहीं लग रहा है और ये लग रहा है कोई वो जेके एविडेंस टेम्पर नहीं करेगा तो डिस्क्रिशन यूज करना चाहिए। और मैं ये फैक्ट है जो पांडे साहब ने कहा, दिस इज अ रेगुलेशन, बट अगर हम तो कोर्ट में जाते हैं, जब बात करते हैं, तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं कि ये जज साहब जो है कि इंडिपेंडेंट है, ही इज फियरलेस एंड ही विल गिव द जस्टिस एंड नीदर लोअर कोर्ट नॉर हायर कोर्ट रिगार्डिंग दिस, इसमें किसी का भी जो है कि कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये भी बात सही है कि अप टू हाई कोर्ट रादर समटाइम सुप्रीम कोर्ट, अगर लोअर जुडिशरी ने बेल नहीं दी तो उसके लिए और मुश्किल हो जाती है गेट द बेल इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। मैं पांडे साहब आपके पास आना चाहता हूं। सम्मानीय मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की, वो जहां दिल्ली में बैठे हैं, उस दिल्ली राज्य का मुख्यमंत्री लंबे समय से जेल में है। जमानत के संदर्भ में उसकी याचिकाएं भी इस अदालत से उस अदालत तक घूमती रहती हैं।
क्या कहते हैं आप? जिस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया, जमानत हो गई, उस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, व्यक्ति जेल में है। ईडी के मामले में लोअर कोर्ट ने जमानत दी, हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी कि जमानत देते समय लोअर कोर्ट के जज ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, विषय की गंभीरता को नहीं समझा, बकायदा टिप्पणी है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में जमानत दे दी। कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? संदर्भ में हम नहीं बात करेंगे, लेकिन एक बात को सैद्धांतिक बात मैं आपको बता रहा हूं। जब किसी भी मामले में अगर चार्जशीट आ गई किसी भी एक में, आप देखिए अरेस्ट क्या करते हैं, भारत की जो बेल वाला मैटर जी, एक सिंपल एफआईआर दर्ज हुआ, सिर्फ सूचना, वो एक सूचना है। और हालत यह है कि जो देश का कानून है उस सूचना पर आपको गिरफ्तार कर लेंगे। अब बताइए, जब सूचना पर आप गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद हम पुलिस और हम मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं, तो वो इसलिए बेल नहीं देगा कि हमारी कहीं शिकायत ना हो जाए हाईकोर्ट में। बताइए, ये न्याय व्यवस्था है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये राइट टू लाइफ है, हमारी ये लिबर्टी है, ये लिबर्टी का कानून है, संविधान हमको अधिकार नागरिकों को दे रखा है, सिर्फ नागरिकों को दे रखा है, सिर्फ इसलिए कि एक दरखास्त पर हम गिरफ्तार हो गए और जज साहब अपने नौकरी बचाने के लिए उस पर बेल लोअर कोर्ट के नहीं दे रहे। एक बात। दूसरी बात है, जब जांच हो गई मामले में, चार्जशीट में, तब तो गारंटी करिए कि हम 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल में इस मुकदमे को डिसाइड कर देंगे। अब चार्जशीट आ गई, उसके बाद कोई गवाही को तो प्रभावित कर नहीं सकते, क्योंकि जो गवाही होनी थी गवाही हो गई, गवाहों ने बयान दे दिया, सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर दिए। अब आप क्यों उसको जेल में रखे हुए हैं, जबकि आप 2 साल में, आप 3 साल में उसको ट्रायल खत्म नहीं कर सकते हैं। तो जब ट्रायल नहीं खत्म कर सकते हैं तो उसको जमानत दीजिए और फिर उसकी जल्दी जल्दी सजा करके उसको हमेशा के लिए जेल भेज दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये चार्जशीट, अब केजरीवाल को आ जाए, केजरीवाल के मामले में चार्जशीट आ गई, तो अब उसको क्यों आप जेल रखे हुए, किस बात का? कि तो आप ट्रायल करिए 3 महीने में, जो कि उन्होंने किया है। आप उनको जो इनके डिप्टी सीएम थे, क्या नाम है उसका, मनीष सिसोदिया, तो मनीष सिसोदिया को के बेल रिजेक्ट करके कह दिया कि आप 3 महीने में उसका ट्रायल कर दीजिए। 3 महीने में आप ट्रायल नहीं किए तो फिर उसको आपके जेल में आप रखे हुए। इसी तरह ये 2 उदाहरण तो समझिए देश भर में हर जगह यही हो रहा है। आप ट्रायल कर नहीं सकते, उसको जेल में रखे हुए हैं। आप जेल में इसलिए रखे हुए हैं कि आप कोई गवाहों का, अरे जब गवाही हो चुकी, एविडेंस कलेक्ट हो चुकी है, कहीं इंटरफेरेंस की बात नहीं है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। अब ये मनमानी चल रहा है। अब कभी कभी इसी से लगता है कि ये जजेज जो लोअर कोर्ट, ये इनको धमकाते हैं पुलिस वाले, ये भी जान रहे जी, ये जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं ये भी खाली ये अपोजिट पार्टी नहीं धमकाते जी, ये भी धमकाते हैं कि अगर इसमें आपने बेल दे दिया तो हम शिकायत चीफ जस्टिस से कर देंगे। आपको आश्चर्य होगा जान के। और मुझे इतने भी मालूम है, ऐसे भी कैसे बताऊं आपको, कि ईडी के मामले में एक जज तो इसी लखनऊ हाईकोर्ट में उन्होंने बेल देना शुरू किया, तो उनकी शिकायत अब चीफ जस्टिस से कर दी कि साहब बेल बहुत दे रहे हैं, इनको जरा बदल दीजिए, दूसरे जज को उस कोर्ट में बैठा दीजिए। इस लेवल का हालत किस लेवल पहुंच गया है। तो पांडे जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि केवल जमानत के मामले में उदारता की जरूरत नहीं है, पूरे जुडिशियल सिस्टम को नए सिरे से व्यवस्थित करने की जरूरत है। जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं वो अगर अपनी नौकरी की चिंता में ही दबाव में रहेंगे तो न्याय उनकी प्राथमिकता में कैसे रहेगा? न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को एक स्वतंत्रता का बोध होना चाहिए ताकि वो निष्पक्षता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। तो कुल मिलाकर जमानत के संदर्भ में उदारता जरूरी है, पर उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है ट्रायल का तेज गति से निवारण। अगर सुनवाई तेज गति से हो तो मामलों का निपटारा हो, तो जमानत जैसे मसलों के संदर्भ में समाज को मोहताज न होना पड़े। तो कुल मिलाकर देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक विषय जो संज्ञान में लाया है, इस पर विमर्श भी होना चाहिए और समाधान तक भी पहुंचना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।